नमस्कार, मैं इसके सैनी इजी ग्लोब पे एक बार और आपका स्वागत है। और आज हम टीजीटी और पीजीटी ज्योग्राफी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन व्याख्या के साथ आज कराने वाले हैं। ये सारे प्रश्न जो आप के सामने आप दिखेगा वो कहीं न कहीं किसी न किसी परीक्षा में पूछा गया है, जिसका हम व्याख्या के साथ इसका पूरा हल लेकर के आए हैं। और आप जानते हैं कि यूपी बोर्ड पीजीटी की परीक्षा की जो तिथि है वो घोषित कर दी गई है और मई जून में यानी जून में उसकी परीक्षाएं संपन्न करा ली जाएगी। तो आइए हम देखते हैं कि ये जो टीजीटी और पीजीटी है ज्योग्राफी से रिलेटेड जो मॉडल पेपर यानी हर प्रश्न का उत्तर हम व्याख्या के साथ आपको देने वाले हैं। समय न गंवाते हुए पहले प्रश्न की तरफ चलते हैं और हम देखते हैं। यहाँ पे देखते हैं कि उत्तरी अमेरिका में प्रथम वास्तविक भू आकृति विज्ञान वेत्ता किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन आपका ए सही है, जीके गिलबर्ट को कहा जाता है। कलर चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा, जीके गिलबर्ट। अब इससे रिलेटेड थोड़ा सा मैं आपका व्याख्या करता हूं। अगर आपको दिक्कत लगे तो स्क्रीनशॉट भी लेकर के अपना समाधान कर सकते हैं। यहां आप देख सकते हैं उत्तरी अमेरिका में प्रथम भू आकृति विज्ञान वेत्ता जीके गिलबर्ट को माना जाता है। और पैडी पेंट शब्दावली का जो प्रयोग है सर्वप्रथम जीके गिलबर्ट ने किया था। उन्होंने कहा कि समतल भूमि का निर्माण करने के लिए चट्टानों के अपराहन की क्रिया तथा साथ ही भूतल को तलछट से ढकने की क्रिया को समतल कहते हैं। जीके गिलबर्ट ने स्थल रूपों के निर्माण संबंधित कई नियमों तथा गतिक संतुलन सिद्धांत का प्रतिपादन किया। और भी जो चार ऑप्शन हैं उनसे भी कुछ यहाँ पे स्थितियों को हम बता रहे हैं। यहाँ पे देख सकते प्रश्न नंबर दूसरा है, निम्नलिखित में से कौन भूगोल को मानचित्र बनाने के विज्ञान के रूप में व्याख्या किया? यानी भूगोल को मानचित्र बनाने के रूप में कौन सा विद्वान ने व्याख्या किया? तो ऑप्शन आपका एक जो है डी है, जो क्लॉडियस टालमी ये है मानचित्र बनाने के विज्ञान के रूप में भूगोल की व्याख्या की। नेक्स्ट चलते हैं, इसका जो हम डिटेल आपको बता रहे हैं। क्लॉडियस टालमी ने भूगोल को मानचित्र बनाने विज्ञान के रूप में व्याख्या किया। टालमी एक महान खगोल शास्त्री थे जिन्होंने खगोल शास्त्र की प्रसिद्ध पुस्तक जो अल्मागेस्ट की रचना की थी। और इनकी कुछ और भी जो रचनाओं का हमने यहाँ पे जिक्र किया। टालमी की जो अन्य प्रमुख पुस्तकें हैं जियोग्राफिया है, ग्रही परिकल्पना है और एनेलिमा आदि। और स्ट्रैबो जो ऑप्शन उसका दूसरा बी था, स्ट्रैबो ने विश्व के वर्णन को 17 खंडों वाले भौगोलिक विश्वकोश में संकलित किया था। यानी जो ऑप्शन आपने देखा होगा, यहाँ पे मैं आपको दिखा दूं कि यहाँ पे स्ट्रैबो का भी हमने कुछ व्याख्या किया, हिकेटियस का भी हम कुछ व्याख्या कर दें। यानी सभी जो विकल्प है उसका भी विकल्प किससे संबंधित है उसका भी हम यहाँ पे अध्ययन कराने वाले हैं। और जिसका नाम जियोग्राफिया रखा, यानी स्ट्रैबो ने विश्व के वर्णन को 17 खंडों वाले भौगोलिक विश्वकोश में संकलित किया था और जिसका नाम इन्होंने जियोग्राफिया रखा। अगर खंड की बात करता है तो 17 खंड और इसका पूरा जो एक जो समरी है जियोग्राफिया के रूप में वर्णित किया। नेक्स्ट चलते हैं, जो हिकेटियस है, हिकेटियस की भी कुछ हम व्याख्या कर लेते हैं। तो हिकेटियस की जो प्रसिद्ध पुस्तक जो जेस पीरियोड्स 2 खंडों में 520 ईसा पूर्व में प्रकाशित हुआ। पीरियोड्स है लेकिन जेस पीरियोड्स भी लिखता है, पूरे पुस्तक का नाम है। इसका अर्थ है पृथ्वी का वर्णन करना या हम कह सकते हैं अध्ययन करना। नेक्स्ट चलते हैं, प्रश्न नंबर तीसरा है, थ्योरी ऑफ द अर्थ विद प्रूफ एंड इंस्टीट्यूशन का लेखक कौन है? तो ऑप्शन आपका बी सही है, जेट्स जो हट्टन है थ्योरी ऑफ द अर्थ विथ प्रूफ एंड इंस्टीट्यूशन के लेखक हैं। यहाँ पे देख सकते हैं इस जो पुस्तक के लेखक जेम्स हटन है,
थोड़ा सा व्याख्या वही है, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट चलते हैं। सर्वप्रथम उसका कुछ डिटेल दें। सर्वप्रथम स्कॉटिश भू विज्ञानवेत्ता जेम्स हटन ने 1785 ईस्वी में भू विज्ञान क्षेत्र में चक्रीय पद्धति का अवलोकन किया। उनका न तो आदि का कोई लक्षण और न अंत का कोई भविष्य। एक प्रश्न आता है, न तो आदि का कोई लक्षण और न अंत का कोई भविष्य, कथन किसका है? तो हम स्कॉटिश भूगोलवेत्ता जेम्स हटन की हम बात करेंगे। अंततः पृथ्वी के इतिहास की चक्रीय प्रकृति की संकल्पना में परिणत हो गया और इसी आधार पर इन्होंने एक रूपतावाद सिद्धांत का प्रतिपादन किया। आता है कि एक रूपतावाद सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो जेम्स हटन ने किया था। कहाँ के रहने वाले थे? तो हम कई स्कॉटलैंड के रहने वाले थे। तो यहाँ पे कई प्रश्न एक उत्तर के साथ आपको मिल जाता है। आइए और भी इसका अध्ययन करते हैं। प्रश्न नंबर 4, किसने कहा था वर्तमान भूत की कुंजी है? यानी जो वर्तमान है वो भूत की कुंजी है। अरे डराने वाला भूत नहीं, वो भूत भविष्य वर्तमान वाला भूत की बात कर रहे हैं हम। यानी वर्तमान भूत की कुंजी है तो आप हटन है, ये है आपका हटन। ऑप्शन सी सही उत्तर है। इसकी भी व्याख्या हम देख लेते हैं। 18वीं सदी में स्कॉटिश भूगोलवेत्ता जेम्स हटन ने एक रूपतावाद की अवधारणा को विकसित किया। इन्होंने वर्तमान भूत की कुंजी है तथा न आदि का पता है और न अंत का भविष्य जैसी मौलिक संकल्पनाओं का प्रतिपादन किया। मॉडर्न जियोलॉजी के आधारभूत सिद्धांत के वर्तमान समय में जो भूगर्भिक प्रक्रम समस्त भूभौतिक इतिहास में कार्यरत थे, नियम कार्यरत हैं, वही उनकी तीव्रता में अंतर था। प्रतिपादन एक रूपतावाद के रूप में किया गया। तो यहाँ थोड़ा सा इनकी डिटेल हमने व्याख्या किया। नेक्स्ट चलते हैं। प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन एक भौतिक भूगोल की शाखा है? इसमें कौन सी एक भौतिक भूगोल, यानी भौतिक भूगोल और मानव भूगोल, यहाँ आप देखिए डिटेल किया है। दो भागों में बांटा गया है भूगोल को, दो प्रमुख भागों में बांटा गया है, एक भौतिक भूगोल और एक मानव भूगोल। इसमें कौन सा, यानी पूछ रहा भौतिक भूगोल है, भौतिक भूगोल शाखा है। तो यहाँ पे हम देख सकते ऑप्शन बी सही है। जो मृदा भूगोल है ये भौतिक भूगोल की शाखा है। आइए हम बात करते हैं भौतिक भूगोल के अंतर्गत क्या आता है और मानव भूगोल के अंतर्गत क्या आता है। तो आइए हम पहले देखते हैं भौतिक भूगोल। भौतिक भूगोल में निम्नलिखित बातों का अध्ययन किया जाता है। पहला, भूगणितीय भूगोल, यहाँ पे स्थलाकृति भूगोल और जलवायु विज्ञान, समुद्र विज्ञान, जैव विज्ञान, मृदा भूगोल और निर्वंश भूगोल और पारिस्थितिकी भूगोल, ये सब भौतिक भूगोल का शाखा है। और मानव भूगोल की कुछ शाखाओं का भी अध्ययन कर लेते हैं। एक साथ बहुत सारे प्रश्न का हम अध्ययन कराने वाले हैं और पीजीटी की अगर तैयारी कर रहे हैं तो बड़े गंभीरता से इसे देखें। बहुत ही अच्छे प्रश्नों का संग्रह लेकर के आए हैं। मानव भूगोल की उप शाखाएं क्या होती हैं? तो मानव भूगोल की सांस्कृतिक भूगोल, आर्थिक भूगोल, प्रादेशिक भूगोल, राजनीतिक भूगोल, जनसंख्या भूगोल और आवासीय भूगोल, ये मानव भूगोल की प्रमुख शाखाएं हैं। तो यहां से प्रश्न घुमा करके आपको देता हूं, वहीं हम फंस जाते हैं। भूगोल विषय में सर्वप्रथम भू ईश्वरत्व शब्द को किसने समावेश किया था? तो ऑप्शन आपका सी सही है। जो जॉन किरलैंड राइट ने यहाँ पे भू ईश्वरत्व शब्द का प्रयोग किया था, समावेश किया था, इसलिए ऑप्शन आपका सी सही है। और यहाँ पे देख सकते नेक्स्ट, किसने कहा यह पशुपालन की तरह मानवकृत भूमि पालन है? यानी किस विद्वान ने कहा जिस तरह से पशुपालन किया जाता है, यानी पशुपालन की तरह मानवकृत भूमि का पालन है? तो एल साइमंस ने इस शब्द को कहा था। प्रश्न नंबर हम की तरफ चलते हैं। भूगोल है एक ऑप्शन जीव वितरण विज्ञान, ऑप्शन सी सही है, जीव वितरण विज्ञान। प्रश्न नंबर 10, निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने मापक पर विश्व मानचित्र की रचना
करने का प्रयास किया था मापक पे? तो एनेक्सिमेंडर ने, ऑप्शन बी सही है। एनेक्सिमेंडर ने सर्वप्रथम यानी विश्व मानचित्र की रचना का करने का प्रयास किया। थेल्स के साथ साथ एनेक्सिमेंडर को भी गणितीय भूगोल का संस्थापक माना जाता है, यानी थेल्स को गणितीय भूगोल का संस्थापक माना जाता है, उसके साथ साथ एलेक्जेंडर को भी। यानी नेक्स्ट, टालमी के मानचित्र में प्रयुक्त धूले तथा प्रसूम स्थान स्थित थे, तो यहाँ पे विश्व के सुदूरतम उत्तर दक्षिण स्थान यहाँ पे स्थित थे। नोट्स में देखिए, टालमी द्वारा रचित प्रमुख पुस्तक का भी हमने यहाँ पे जिक्र किया है। ग्रही परिकल्पना, अल्मागेस्ट, जियोग्राफिक और एलेनिमा और जियोग्राफिया, ये टालमी के द्वारा कुछ लिखे हुए पुस्तक हैं जिसको एक साथ हमने कलेक्ट कर दिया। निम्न में से किस भूगोल वेत्ता ने परस्पेक्टिव ऑन द नेचर ऑफ जियोग्राफी नामक पुस्तक लिखी? तो हार्टसोन ने, ऑप्शन सी सही है, हार्टसोन ने लिखी थी। प्रश्न नंबर, अच्छा इसी का कुछ डिटेल दिया है। अमेरिकन भूगोल वेत्ता रिचर्ड हार्टसोन ने भूगोल में इंडियोग्राफिक दृष्टिकोण का विकास किया। इनकी प्रमुख पुस्तक निम्न है। ये सारे जो पुस्तक द नेचर ऑफ जियोग्राफी 1939 में, यानी भूगोल की प्रकृति, और यहाँ पे पर्सपेक्टिव ऑन द नेचर ऑफ जियोग्राफी 1959 में, यानी भूगोल की प्रकृति और परिप्रेक्ष्य, यह दोनों पुस्तक ये रिचर्ड हार्टसोन के द्वारा लिखी गई है, जिसे हम व्याख्या के साथ बताने का प्रयास किए हैं। भूगोल में विषय सामग्री के कारण उत्पन्न द्वैतवाद कहा जाता है। तो ऑप्शन ए सही है कि क्रमबद्ध भूगोल बनाम प्रादेशिक भूगोल, ये ऑप्शन आपका ए सही है। प्रश्न नंबर 14 की तरफ चलते हैं कि भूगोल में, अच्छा इसका कुछ डिटेल ला दी है। विषय सामग्री के कारण उत्पन्न द्वैतवाद क्रमबद्ध भूगोल बनाम प्रादेशिक भूगोल कहा जाता है। जो हार्बोल्ड क्रमबद्ध भूगोल के अध्ययन पर बल देते थे, जिसमें एक तत्व का संपूर्ण विश्व के संदर्भ में अध्ययन किया जाता है, और जो हीटर ने जो भौगोलिक अध्ययन के लिए प्रादेशिक भूगोल को आधार बताया था। तो इसलिए ऑप्शन आपका ये सही था। नेक्स्ट चलते हैं। किसने कहा कि भूगोल वह विज्ञान है जो मानचित्रण की कला से संबंध है? तो टालमी ने कहा था। ऑप्शन डी आपका सही है, यानी किसने कहा भूगोल वह विज्ञान है जो मानचित्र की कला से संबंध है। प्रश्न नंबर हम नेक्स्ट चलते हैं। जो सीक्वेंशियल ऑक्युपेंस की संकल्पना प्रस्तुत किया था, तो जो है हिटलसी ने इसकी संकल्पना प्रस्तुत किया था। सीक्वेंशियल ऑक्युपेंस की संकल्पना ने हिटलसी प्रस्तुत की थी, और हिटलसी ने विश्व को वर्ष 1936 ईस्वी में 13 कृषि प्रदेशों में विभाजित किया था। कह सकते हैं विश्व को 13 कृषि प्रदेश में किसने विभाजित किया? तो जो है हिटलसी ने इसको 13 प्रदेशों में, और इस पुस्तक को भी लिखा था। जो थीसेन बहुभुज का सर्वप्रथम प्रयोग किया था, तो बोग ने। ऑप्शन बी आपका सही है, बोग ने। नेक्स्ट चलते हैं। उस पीटर हैगेट की प्रमुख पुस्तक निम्न है। ये सारे पुस्तक और हैगेट एंड सोले की यह पुस्तक है। नेक्स्ट चलते हैं। गुन्नार मेडल की पुस्तक जो एशियन ड्रामा का एक अध्ययन है। ऑप्शन एशिया में राष्ट्र की गरीबी का, यानी हम कह सकते हैं जो गुन्नार मेडल एशियन ड्रामा है वो इसमें से किसका अध्ययन है? तो एशिया में राष्ट्र की गरीबी का, यानी उसमें एशिया की गरीबी से संबंधित बातों का विवरण लिखा गया है। भूगोल सभी विज्ञानों की जननी है, यह कथन किससे संबंधित है? तो जो प्रेस्टन ई जेम्स से संबंधित है, इसलिए ऑप्शन ए आपका सही है, प्रेस्टन ई जेम्स से संबंधित है। नेक्स्ट चलते हैं। वर्तमान मानव का आगमन पृथ्वी पर किस युग में हुआ था? तो ऑप्शन ए सही है, टर्सरी युग में हुआ था। आधुनिक अथवा वर्तमान मानव का आगमन लगभग 10 लाख वर्ष पूर्व टर्शियरी युग में हुआ था।
नेक्स्ट चलते हैं, निम्नलिखित में से किस काल में मध्य एशिया को मानव जात का पालना कहा जाता है? मध्य एशिया को मानव जात का, तो प्लास्टोसीन युग को एशिया के मध्य पालना कहा जाता है, मानव जाति का पालना कहा जाता है प्लास्टोसीन, इसलिए ऑप्शन आपका बी सही है। नेक्स्ट चलते हैं, इसमें मानव शास्त्री के अनुसार एशिया महाद्वीप मानव का जन्म स्थल रहा है। जो मानव शास्त्रियों के अनुसार एशिया जो मानव जन्म स्थल रहा है, 1992 में जावा द्वीप में जो मानव की खोपड़ी प्राप्त हुई थी वह 5 लाख वर्ष पूर्व अर्थात प्लीस्टोसीन काल की है। और इस बात से स्पष्ट होता है कि एशिया मानव का जन्म स्थल रहा है। यहां से बाद में बहुत बड़ी संख्या में मनुष्य यूरोप, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया तथा अमेरिका महाद्वीपों को चले गए। इस प्रकार एशिया महाद्वीप केवल मानव का जन्म स्थल ही नहीं रहा, बल्कि यह मानव जाति का पालना स्थल तथा मानव का प्रवास स्थल भी रहा है। वेल्स तथा हक्सेल ने मध्य एशिया को मानव जन्म का स्थल माना जाता है। इन दोनों के हिसाब से एशिया मानव जन्म की स्थली माना जाता है। यहाँ पे कुछ डिटेल इसलिए कर दिए कि आपकी संतुष्टि के लिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं। बहुत सारे अफ्रीका को मानव का मतलब प्रथम कदम बताते हैं, वो जन्मस्थली बताते हैं, लेकिन जो इनके हिसाब से एशिया को ही मानव जन्म के स्थली माना जाता है या पालना। निम्नलिखित में से कौन सी भूगोल की शाखा भौतिक भूगोल की शाखा है? कौन सी? तो भू आकृति विज्ञान भौतिक भूगोल की शाखा। जैसे कि मैंने बताया था भौतिक भूगोल, यहाँ पे विभिन्न जो युग विज्ञान, प्राकृतिक विज्ञान, मौसम विज्ञान, जलवायु विज्ञान, समुद्र विज्ञान, भूगर्भ शास्त्र विज्ञान, मृदा विज्ञान, वनस्पति विज्ञान तथा यह आकृति विज्ञान समूह समझा जाता है। ये सब भौतिक भूगोल की विभिन्न ये शाखाओं के अंतर्गत आता है। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। यहाँ पे मतलब एक रूपतावाद किसने दिया था? हटन, ये भी सही है। पावेल जो आधार तल दिए थे, प्रमाणित सरिता गिलवर्ट ने दिया था, और फैन प्लेन क्रिकमे ने दिया था। इसलिए ये ऑप्शन सही है, सभी जोड़े आपका सही है। नेक्स्ट चलते हैं कि भूतकाल की कुंजी वर्तमान है, यह वाक्यांश किस अवधारणा से संबंधित? हालांकि 2 प्रश्न इस तरह से रिलेटेड आए हैं और यहाँ पे घुमा करके कैसे पूछ रहा है, तो ये जो है एक रूपतावाद से संबंधित है। एक रूपतावाद सिद्धांत का प्रतिपादन आप देखे होंगे सर्वप्रथम स्कॉटिश भूगोल जेम्स हंटर द्वारा 1785 में किया गया था। ऐसे भी घुमा करके पूछता है, हम थोड़ा सा भी कंफ्यूज होते हैं तो हमारा जो भी एक प्रश्न गलत हो जाता है। मैं आपको बता दूं, टीजीटी और पीजीटी की तैयारी करने के लिए आप प्रैक्टिस वर्क जितना ही ज्यादा करेंगे आपके लिए उतना ही वो काम आएगा। मैं एक दिन आपको बताऊंगा कैसे पीजीटी की तैयारी करें, और एक ही बार में आप, अभी 3 महीना बचा हुआ है, अब 4 महीना में आप चाहे तो बहुत कुछ कर सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, इसमें देखते हैं 1960 में क्रांतिकारी भूगोल का जन्म हुआ, जिसके प्रमुख कारणों में अमेरिका में 1960 में घटने वाली प्रमुख घटनाएं जो थी, निम्न घटनाएं थी, जैसे विद्यार्थियों में असंतोष, वियतनाम युद्ध के परिणाम, रंग भेद, संसाधनों का शोषण के प्रति असमानता आदि उपयुक्त घटनाओं के परिणाम स्वरूप स्थानिक विश्लेषण के विरुद्ध आवाज उठने लगी तथा यूएसए में जो वार सेक्टर में क्लार्क विश्वविद्यालय में 1969 में जो एंटीपॉड नामक पत्रिका की स्थापना की गई। इनमें सर्वप्रमुख जो योगदान जो पैट का माना जाता है। इस तरह थोड़ा सा इसमें योगदान पूछता है तो यहाँ पे हम पैट, यानी घुमाता है तो जब मेरा अध्ययन रहेगा तो कहीं से भी घुमाए उसका उत्तर दे सकते हैं। भूगोल एक क्षेत्र विवरणी विज्ञान है, यह कथन निम्नलिखित में से किस विद्वान द्वारा दिया गया है? तो ए हेटनर के द्वारा दिया गया है। ऑप्शन आपका बी सही, ए हेटनर के द्वारा दिया गया है। नेक्स्ट चलते हैं, इसमें भूगोल एक क्षेत्र विवरणी विज्ञान है, यह कथन अल्फ्रेड हेटनर का है। इन्होंने
लेंडर कुंडे नामक शब्द का प्रयोग किया था। जो हेक्टर महोदय थे वो लेंडर कुंडे नामक शब्द का प्रयोग किया था, जिसका अर्थ होता है पृथ्वी के सतह का क्षेत्रवर्णी विज्ञान, यानी पृथ्वी के सतह के क्षेत्रीय वर्णी विज्ञान, इसका लेंडर कुंडे का मतलब होता है। इनकी प्रमुख जो कृतियां हैं निम्न है। जो कोलंबिया के एंडीज क्षेत्र की यात्रा 1988 में, यूरोप का प्रादेशिक भूगोल, तुलनात्मक प्रादेशिक भूगोल आपकी प्रमुख निम्न कृतियां है, जो इसको भी समझने का आपने प्रयास किया। नेक्स्ट चलते हैं। भूगोल पृथ्वी तल के भिन्नतापूर्ण स्वरूप, यथार्थ क्रमबद्ध एवं तर्कसंगत वर्णन एवं व्याख्या से संबंधित है, यह कथन दिया था। तो ऑप्शन रिचर्ड हार्टशोन के द्वारा दिया गया था। ऑप्शन आपका बी सही है। नेक्स्ट चलते हैं 28 पे। भूगोल को प्राकृतिक विज्ञान तथा मानव विज्ञान दोनों में ही स्थान देने के लिए निम्नलिखित किस विद्वानों ने 6 सिद्धांतों का प्रतिपादन किया? तो फ्रेडरिक रेटजल ने। फ्रेडरिक रेटजल आपका सही उत्तर है, फ्रेडरिक रेटजल। समय को न गवाते हुए, हाइड्रोलिक स्लैब थ्योरी किसने प्रतिपादित की थी? तो R.E. हार्टशोन ने प्रतिपादित की थी। नेक्स्ट चलते हैं हम कि पीतवामन किसे कहा जाता है? पीतवामन किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन सी सही है, सूर्य को पीतवामन कहा जाता है। नहीं, पीतवामन सूर्य को कहा जाता है। किसी भी तारे का रंग हम उसके तापमान को ज्ञात करके कर सकते हैं। जैसे सूर्य का जो सतह का तापमान 5500 से 6000 सेल्सियस होता है, और सूर्य का रंग क्या होता है? पीला। तारों का रंग, तापमान, केल्विन, नीला के हिसाब से मैं आपको यहाँ पे समझाने का प्रयास करता हूँ। यहाँ पे देखिए, अगर किसी तारे का रंग नीला है तो उसका टेम्परेचर 5000 से, यानी हम कह सकते हैं 28,000 5,000 से 28,000 के बीच उसका तापमान होगा, तो वो कलर नीला दिखेगा। और नीला श्वेत अगर यानी 28,000 से 10,000 के बीच अगर टेम्परेचर है तो वो नीला श्वेत दिखेगा। तीसरा है, अगर श्वेत दिख रहा है कोई तारा तो 10,000 से 7,500 उसका टेम्परेचर होगा। श्वेत पीला 7500 से 6,000 सेल्सियस, और पीला 6,000 से 4900 सेल्सियस, और नारंगी 4,900 से 3,500 सेल्सियस, और लाल 3,500 से 2,800 सेल्सियस के बीच अगर टेम्परेचर रहता है तो नीला दिखेगा। यानी ये जो सारा टेम्परेचर है, अगर इसके बीच टेम्परेचर है तो उसका कलर पहचान सकते हैं। अगर मान लीजिए एग्जाम में अगर आप आ जाए कि जिसका टेम्परेचर 5,000 से 28,000 के बीच हो, उस तारे का कलर कैसा होगा, तो आप जब जाने रहेंगे तो बताएंगे नीला, अन्यथा की स्थिति में आप फंस जाएंगे। यहीं से 2 प्रश्न दे दिया कि 2 क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा, इसलिए हम व्याख्या के साथ इसका भी व्याख्या आपको बताने का प्रयास करते हैं। बृहस्पति सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, यह कथन है, यानी हम कह सकते हैं यह प्राकृतिक नियम है या तथ्य है? प्राकृतिक नियम है या तथ्य है? तो इसका जो सही उत्तर है ये क्या है? मतलब केवल 2 है, नहीं हम कह सकते हैं ये केवल तथ्य है। क्या है? बृहस्पति सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, या कथन यह तथ्य है, न कि यह प्राकृतिक नियम है, यह एक तथ्य है। इसलिए ऑप्शन जो सी आपका सही उत्तर है, क्योंकि सेकंड को तथ्य बनाया गया है, तो केवल यह एक तथ्य है। नेक्स्ट चलते हैं। शांत सागर अवस्थित है, तो शांत सागर चंद्रमा पर अवस्थित है। शांत सागर हम कह सकते हैं चंद्रमा पर स्थित है। शांत सागर अपोलो 11 का लैंडिंग स्थल है। अपोलो 11 जिसे चंद्रयान 3 हमारा गया था, उसी तरह से अमेरिका के द्वारा अपोलो गया था, और लैंडिंग स्थल है चंद्रमा पर। सर्वप्रथम 20 जुलाई 1969 को नील आर्मस्ट्रांग ने कदम रखा था, नील आर्मस्ट्रांग ने अपना कदम रखा था, और जहां पे लैंडिंग किया था उसी को हम कह सकते हैं, कहते हैं शांत सागर। इसलिए इस चंद्रमा का यह एक सागर है। नेक्स्ट आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सामूहिक रूप से जोवियन ग्रह समूह के रूप में माना जाता है? तो जोवियन ग्रह मतलब हम कह सकते हैं बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। आपको मैं बताऊं कि 4 ग्रह यहाँ पे इधर है जिसको आंतरिक, और 4 ग्रह
जो है इधर है, इसको हम बाहरी। तो ये जो बाहरी ग्रह है उसको हम जोवियन ग्रह के रूप में जानते हैं, जो बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, यानी हम कह सकते हैं ये गैसीय कह सकते हैं ग्रह है, जो हीलियम और हाइड्रोजन का यहाँ पे वायुमंडल पाया जाता है। और ये हम कह सकते हैं यहाँ पे जो ये सारे पृथ्वी से मिलते जुलते जो धातु है इन ग्रहों पे आपको देखने को मिलता है। तो इसीलिए इसको जोवियन ग्रह के रूप में जाना जाता है, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण को। नेक्स्ट चलते हैं, सूर्य के चारों ओर शनि ग्रह की परिक्रमा अवधि कितने वर्ष की होती है? तो ये आपका है 29 वर्ष, 29.46 वर्ष, यानी सूर्य के चारों तरफ शनि की जो एक परिक्रमा होती है इतना दिन लगता है। और इसका जो सबसे बड़ा उपग्रह है टाइटन उपग्रह, शनि का जो सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन है। निम्नलिखित में से जो सौर परिवार के पिंडों के बढ़ते घनत्व के अनुसार कौन सा सही क्रम है? यहाँ पे बढ़ते, तो ऑप्शन बी सही है, बृहस्पति के मंगल है, उसके बाद बुध है और इसके बाद पृथ्वी है। यानी सबसे कम बृहस्पति का, उसके बाद मंगल का, बुध का। एक घनत्व तो बताया, डेंसिटी। मैं सारे डेंसिटी को यहाँ पे आपको दिखाने का प्रयास किया हूं, आप देखिएगा। तो शनि का है 0.69 और बृहस्पति का जो वो 1.33 और वरुण का जो 1.60 है, अरुण का अरुणा हो गया, अरुण है 1.30 है, मंगल का 3.95, शुक्र का 5.27 है, बुध का 5.5 है, पृथ्वी का 5.5। तो उस बढ़ते हुए क्रम में उसको लगाया गया है, वो कंफ्यूज करेगा, इसलिए मैं सारे जो ग्रहों का यहाँ पे डेंसिटी आपको दिखा दिया हूं। और मैं चाहूंगा आज के लिए इतना ही, और मेरे चैनल पे बने। नेक्स्ट पार्ट जल्द ही मैं लेकर के आने वाला हूं व्याख्या के साथ। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।